नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है कि हम सीयूटी पीजी एलएलएम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा, जिसके अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सीयूटी में उन क्वेश्चंस को डिटेल में फिर स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एनालिटिकल स्कूल पढ़ लिया, हमने नेचुरल स्कूल पढ़ लिया, हमने फिलोसफिकल एथिकल स्कूल पढ़ लिया, हमने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ लिया और आज हमारा लास्ट स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसके बाद हमारा 50% जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले हम सोर्सेज ऑफ लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि हम पूरा इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि सारे आपके प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं साथ ही साथ, और हम कंसेप्ट को डीप स्टडी भी कर रहे हैं, ताकि हमारा अगर क्वेश्चन से बाहर कोई कंसेप्ट आ रहा है तो वो भी हम इन्हीं टॉपिक्स में से कवर कर लेंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल देखिए क्या है। दिस स्कूल लिंक्ड लॉ विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन। इस स्कूल की जो खास बात वो यही है, जो इसने जो लॉ को इंटरप्रेट किया, इसने जो लॉ को समझाया, उसका समझाने का यही तरीका था कि ये जो और भी ब्रांचेस होती हैं सोशल साइंस की, जैसे आपको पता है फिलोसफी होता है, साइकोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, तो उन सब से उन ब्रांचेस को इसने लॉ को लिंक करके फिर अपना जो फिलोसफी थी वो समझाने की कोशिश करी। सोशियोलॉजिकल स्कूल के जितने भी जूरिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। रोस्क्यू पाउंड जो है हमारे, वो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहलाते हैं। जितने भी हमने प्रीवियस स्कूल्स किए थे तो उसमें आपने देखा था कि आपके बेंथम आपके कौन से फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल कहलाते हैं। तो ये सब आपके फादर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सब आप याद करते करते चलो। बड़े ही रिफाइंड नोट्स हैं ये, जो वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, या तो सीयूटी में या यूजीसी नेट में या क्लैट में या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस आता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, लॉ इज नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिना बट इज ए पार्ट ऑफ द सोशल रियलिटी। भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ कोई अलग चीज नहीं है, अलग से हुआ नहीं है, लॉ अलग से कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। लो वही है जो अगर आप सोसाइटी का जो अगर रियलिटी चेक करोगे तो सोसाइटी को एक मैनेज करने के लिए जो चीजें चाहिए तो वही एक लो है। तो लो को जब भी आप पढ़ते हो तो सोसाइटी के ओवरव्यू में देख के ही उसको पढ़ना चाहिए, यही इसकी एक फिलोसफी है। उसके बाद जैसे पता है हम सारे जूरिस्ट पढ़ते हैं स्कूल्स के, और इन जूरिस्ट का नाम हमें याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि इनमें से सीनियर कौन था, जूनियर कौन था। तो हमें सबके नाम याद होने चाहिए। जैसे आज हम पढ़ेंगे अगस्ते कॉम्पेटे पढ़ेंगे हम, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ेंगे हम, रुडोल्फ एरिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एरलिच पढ़ेंगे हम, डुकेट पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम फ्रांसिस ग्रेनी पढ़ेंगे, रोस्को पाउंड पढ़ेंगे हम। तो ये आपके क्या है कि इन सब के आपको नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई रोस्को पाउंड कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आपके हेरलिच कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज में आपका डाउट कभी नहीं होना चाहिए। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाएगा, या मैच द कॉलम करके आ जाएगा, या आपको चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा इसमें जूरिस्ट आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग नहीं करता है। तो आपको जितने भी स्कूल हैं आपके सभी, उनके जो मेन मेन जूरिस्ट जो मैंने आपको करवाए हैं उन सब के आपको नाम याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट, और उनके बाद जो उन्होंने थ्योरी दी है, जो कंसेप्ट दिए हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसीलिए बच्चे जूरिस्प्रूडेंस से थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें याद करने की होती है, रटने की होती है, और वो भी थोड़ा अजीब तरीके का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप 3-4 बार रिवीजन करोगे इन्हीं चीजों का, इन्हीं वीडियोस का 3-4 बार देख लोगे तो एग्जाम के आते आते आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगस्त कॉम्पेटी की बात करें तो फाउंडिंग फादर है हमारे साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी स्कूल पढ़ रहे हैं हम, उसकी अगर साइंस की बात करें हम तो ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। लेकिन अगर स्कूल की बात करें, जैसे मैंने बताया था, तो रोस्क्यू पाउंड है आपके फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इसका आप ध्यान रखना कि रोस्क्यू पाउंड किस चीज के फादर है और आपके अगस्ते कॉम्पेटी किस चीज के फादर है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट आप करते चलना। अप्लाइड इन्होंने क्या किया था, जो साइंटिफिक मेथड्स थे उनको अप्लाई किया था सोशलिज्म पढ़ने के लिए। तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम इसीलिए दिया साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किस कौन से जूरिस्ट ने आपको थ्योरी दी थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कौन से स्कूल से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करती है। अगस्टे कॉम्पेटी जी ने इसको दिया था, ठीक है। According to him, society can progress same like an organism if it is guided by scientific principles. Hence, the focal point of law should be the society and not the individual man. वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वो ऐसे प्रोग्रेस करती है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रोग्रेस करता है एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा, ऐसे ही जो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए वो पूरा सोसाइटी पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोसाइटी पे फोकस करेंगे तो हम इनडायरेक्ट वे में सारी चीजें कवर कर लेंगे, और जो इंडिविजुअल मैन की जो नीड है वो भी सोसाइटी के अंदर कवर आ जाएगी। क्योंकि सोसाइटी के अंदर हम हर एक इंसान की विल पढ़ेंगे, जनरल विल पढ़ेंगे हम, ना कि हम इंडिविजुअल मैन की विल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताया। जो आपके प्रीवियस स्कूल थे उन्होंने बताया कि नहीं आपको इंडिविजुअल मैन की विल पे डिपेंड करना चाहिए, कि उन्होंने बोला नहीं आपको जनरल विल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उन्होंने रिफाइन करके बोला कि हमारा जो फोकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जहां हम कंसिडरेशन करेंगे, जहां हम थीसिस लिखेंगे, जहां हम थोड़ा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वहां पे हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम सोसाइटी को पहले स्टडी करें, ना कि केवल इंडिविजुअल मैन को स्टडी करें। क्योंकि अगर हमने सोसाइटी को स्टडी कर लिया, सोसाइटी में क्या जरूरत है वो स्टडी कर लिया,
तो हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मैन की नीड को भी कवर कर लेंगे। ये अगस्त्य कॉम्पेटे का समझाने का मतलब था। उसके बाद हम पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी किस ज्यूरिस्ट ने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर। तो उन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ को 4 डिविजन्स में क्वालिफाई मतलब क्लासिफाई किया था इन्होंने। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला डिवीजन है डिवाइन लॉज हैविंग क्वासी रिलीजियस सैंक्शन। ऐसे लॉ जिनके अंदर रिलीजियस सैंक्शन मैटर करते हैं, तो उन्होंने इसको डिवाइन लॉज माना। फिर उन्होंने बोला इंजंक्शन, जहां पे आप देखोगे जो पुराने लीडर्स होते थे, जो एक पूरा मोनार्क टाइप में आप कंसेप्ट कह सकते हो, जहां पे आप वो अपने हिसाब से पूरा अपना जगह चलाते थे, राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तानाशाह वगैरह होते थे। तो कह रहा है कि वो इंजंक्शन यानी उनकी कमांड, वो भी एक आपका सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है। या किसी विल ऑफ रूलर की बात करें अगर, ये आपका अनार्क भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो आपका कोई सोवरेन स्टेट भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर वहां पे किसी रूलर की जो चाह है उसके अकॉर्डिंग कोई काम हो रहा है, तो वो भी एक आपका सोर्सेज ऑफ लॉ हो सकता है। उसके बाद एंड में इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी का कलेक्टिव ओपिनियन है वो भी एक अच्छा सोर्स है ऑफ लॉ का, ठीक है। तो ये आपके 4 सोर्सेज इन्होंने बताया, थोड़ा सा डिटेल में हो गया ये, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है कि उन्होंने जो 4 सोर्सेज दिए थे लॉ के, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वो उनके सोर्सेज ऑफ लॉ से बिलोंग नहीं करेगा। तो आप इनके एटलीस्ट कीवर्ड याद कर लो, डिवाइन लॉज, इंजंक्शन, विल ऑफ द रूलर एंड कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सोसाइटी। यही आपको थोड़ा याद करके चलना है। उन्होंने बोला ही सेड दैट द पर्पस ऑफ लॉ इज टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। भाई लॉ का पर्पज ही यही है, कानून बनाने का पर्पज ही यही है। किसी भी सोसाइटी में अगर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लास की अलग डिमांड है, दूसरी क्लास की अलग डिमांड है, अलग टेरिटरी के लोगों की अलग डिमांड है एक ही देश में, जैसे आपको पता होगा पंजाब के लोगों की अलग डिमांड होगी, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों की अलग डिमांड होगी, साउथ इंडिया वाले लोगों की अलग डिमांड होगी, जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग डिमांड होगी। तो वो यही कह रहे हैं द पर्पज ऑफ लॉ इज टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रह रहे हैं उन सबका कॉन्फ्लिक्ट अगर आप रिजोल्व कर दोगे तो वही आपका एक लॉ बनाने का पर्पज है। ऐसे ही आपको लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे रूल ऑफ आयरिंग। रूल ऑफ आयरिंग भी काफी फेमस है, आपके यूजीसी नेट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पूरा नाम यूज नहीं किया जाता है, इनका आयरिंग वर्ड के क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। रूल ऑफ हायरिंग इनका पूरा नाम है, रूल ऑफ वैन हायरिंग वैसे इनका पूरा नाम है, लेकिन आप इसको आयरिंग के नाम से भी जानते हो क्योंकि एग्जामिनर आयरिंग वर्ड ज्यादा यूज करता है। ऐसे अगस्त्य कॉम्पिटे में कॉम्पिटे वर्ड कई बार ज्यादा यूज करता है, हर्बर्ट स्पेंसर में कई बार स्पेंसर वर्ड भी खाली यूज कर देता है। इसीलिए इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप ये सोचोगे कि पूरा नाम नहीं दिया एग्जामिनर ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्हीं जूरिस्ट की बात कर रहा है। He laid the foundation of a modern sociological jurisprudence। तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस की जहां बात आती है तो वहां हम सबसे पहले रूल ऑफ हियरिंग को पढ़ते हैं। रूल ऑफ हियरिंग का मतलब मॉडर्न सोशियोलॉजिकल में काफी बड़ा योगदान था, तो ये एक कीवर्ड हो गया आपके लिए कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल भी बात करते हैं हम जुरिस्प्रूडेंस की, सोशियोलॉजिकल स्कूल जुरिस्प्रूडेंस की मॉडर्न की, तो वहां पे हम रूल ऑफ हियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज ए क्वेश्चन ऑर्गेनाइज्ड इन ए सेट फ्रॉम फॉर्म बाय द स्टेट। इनका कहना है कि भैया लॉ कुछ नहीं है, कुछ प्रकार के आप पे इंजंक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ कमांड दी जाती है, कुछ कोर्शन लगाया जाता है, कुछ फोर्स लगाया जाता है आप पे एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। किसके द्वारा लगाया जाता है? बाय द स्टेट, यानी रूलर, आपका सोवरेन स्टेट यानी कि कंट्री, ठीक है, जो उस डेमोक्रेटिक कंट्री का जो मालिक है, जो उसको संभाल रहा है, कमांड जिसके हाथ में है, अगर उसके द्वारा कोई ऐसे नियम बनाए गए जिसके अंदर कोर्शन इन्वॉल्व है, फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, कमांड इन्वॉल्व है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि वो एक लॉ है। तो इन्होंने कोर्शन वर्ड इनका कीवर्ड था, तो आप याद करना कि इन्होंने लॉ को कोर्शन के साथ कंपेयर किया था और इसके रिगार्डिंग अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने एक वर्ड भी, इन्होंने अपना एक जो इनकी बुक थी वो भी लिखा था, जो इनका काम था उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द रोमन लॉ इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने साथ ही बोला कि लॉ इज ए गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइफ ऑफ सोसाइटी। कितनी प्यारी बात करी, लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाय द स्टेट्स पावर ऑफ द कंस्ट्रेंट। कह रहा है कि भाई जो लॉ है उसका मेन पर्पज यही है, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी हमें जो कंडीशंस है लाइफ की, उनको मेंटेन करके चलना है कि भैया उनको किस चीज की नीड है, किस चीज की नीड नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो नियम बनाओगे तो वही एक अच्छा कानून माना जाएगा। उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेन प्रायोरिटी। सोशल इंटरेस्ट सोसाइटी का सबसे आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, पूर्ण प्राथमिकता पहले वही होनी चाहिए आपकी, ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये आपने देखो यहाँ पे फिर से देखा, यहाँ पे आपके अगस्त्य कॉम्पेटर ने भी यही बोला था, हैंस द फोकल पॉइंट ऑफ लॉ शुड बी द सोसाइटी एंड नॉट द इंडिविजुअल मैन। आपको सोसाइटी को देख के कानून बनाना चाहिए, या उसी को देख के आपको जो कोई भी कानून पे अगर आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, सोसाइटी को देख के, लार्ज पॉइंट व्यू में देख के आपको उस कानून का निष्कर्ष निकालना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल मैन को देख के। इसी के बाद आपने देखा जो रूल ऑफ हियरिंग है, इन्होंने भी कुछ ऐसा सिस्टम बोला, सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेन प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले सोसाइटी में सोशल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी,
मस्ट गेन प्रायोरिटी बिफोर ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल लोगों का इंटरेस्ट से पहले सोशल इंटरेस्ट को आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था सोशल यूटिलिटेरिज्म। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज को बोला, इस वजह से इनकी थ्योरी का नाम सोशल यूटिलिटेरिज्म थ्योरी का नाम पड़ गया। तो ये एग्जामिनर में क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सोशल यूटिलिटेरिज्म थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ हियरिंग ने दी थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्या चीजें हमने यहाँ से सीखी, एक तो हमने ये सीखा आपका रूल ऑफ हियरिंग से कि ये आपके मॉडर्न सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस में काफी इन्होंने योगदान दिया, फाउंडेशन स्टोन रखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो लोगों को कंपेयर किया वो क्वेश्चन वर्ड के साथ कंपेयर किया। इन्होंने कुछ काम लिखा, उनका जो काम था उनका नाम था स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। उसके बाद इन्होंने जो कंपेयर किया सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, उनको कंपेयर करने के बाद उनकी थ्योरी का नाम दे दिया गया सोशल यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। ठीक है, तो ये आपके क्लियर कंसेप्ट है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। लॉ ऑफ हियरिंग की बात करें तो, एरलिच की बात करें तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था लिविंग लॉ। तो ये कितना क्रिस्पी आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपने देखा होगा जैसे क्वेश्चन पूछ लिया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी थी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैंसल ने दी थी। ठीक है, तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए किस ज्यूरिस्ट ने दी थी, किस ज्यूरिस्ट ने कौन सा काम किया था, क्या लिखा था। जैसे यहाँ पे स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट आपके लॉ ऑफ हियरिंग में लिखा था। तो सिंपल सी बात है, आपको यही चीजें याद करनी पड़ेंगी, आप इनसे बच नहीं सकते। तो आपको पता है लिविंग लॉ थ्योरी आपकी एरलिच ने दी थी। एरलिच जूरिस्ट आपके सोशलिस्ट हैं, सोशल स्कूल से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ नीड नॉट बी created by state or courts but it must be created on basis of life of a groups of people living in a society। कह रहे हैं कि भैया लॉ की जो नीड है वो ये नहीं है कि भैया आपने स्टेट ने या कोर्ट के द्वारा, स्टेट की जब हम बात करते हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये कीवर्ड मैं कहां से बोल रहा हूं, जब आपने मेरा एपिसोड 1 देखा होगा सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ में हम ये इस प्रकार के 4 सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं। तो कहना चाह रहा है कि भैया लॉ ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट द्वारा कानून बना दिया गया या कोर्ट के द्वारा कोई कानून बना दिया गया, नहीं। आपका जो कानून बनना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो लाइफ है, उनके जो जो ग्रुप्स ऑफ पीपल वहां पे रह रहे हैं उनकी लाइफ को कुछ इफेक्ट ना करे, उनकी लाइफ को देख के ही आपको कानून बनाना। आप देख रहे होगे जितने भी सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट हैं, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं स्कूल के, सारे कहीं ना कहीं उनका एक ही कीवर्ड है, मेन वर्ड है सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल इंटरेस्ट, ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनको ही देख के आपको कानून बनाना चाहिए। इसलिए स्कूल का नाम पड़ गया है सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये काफी बिलीव करते हैं कि सोसाइटल इंटरेस्ट आपका पहला होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये आपका बहुत ही मतलब आपको समझना चाहिए। इन स्कूल के जो नाम पड़े हैं वो भी एक पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है इनके पीछे, ऐसे ही इसका नाम सोशियोलॉजिकल स्कूल नहीं रख दिया गया। उसके बाद डगेट को पढ़ते हैं हम, ही गिव थ्योरी ऑफ सोशल सोलिडिटी। ठीक है, सोशल सोलिडिटी का मतलब होता है कि आपस में एकजुटता बना के रखना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट भी देना चाह रहे हैं कि जो जनरल विल है लोगों की वो मैटर करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी डॉकेट ने कंसेप्ट यूज किया, इन्होंने जो कंसेप्ट यूज किया वो आपका सोशल सोलिडिटी वर्ड यूज करके यूज किया। तो आप कह सकते हो कि इनकी थ्योरी का नाम था वो था सोशल सोलिडिटी। ठीक है, जिसका मतलब था इंटरडिपेंडेंस ऑफ ए मैन इज द एसेंस ऑफ सोसाइटी। एक इंसान को, इंडिविजुअल मैन को सोसाइटी में रहने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, एक दूसरे पे उनके निर्भर रहना पड़ता है। वो सब आपस में मिलजुल के रहते हैं तभी एक सोसाइटी पूरी बनती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा जब भी आप कोई कानून बनाते हो, ना कि एक इंडिविजुअल मैन की विल के अकॉर्डिंग बनाते हो, बल्कि एक सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है, विल है, उसके अकॉर्डिंग आप कानून बनाते हो, ताकि हम एकजुटता होकर रहे, हमें एकजुटता बनी रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज ए रूल विच मैन ओबे नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एनी हायर प्रिंसिपल। हायर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, गुड्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, बट बिकॉज दे हैव टू लिव एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कह रहा है कि भैया लॉ कानून वो नहीं है जिसके अंदर आपको कोई हायर प्रिंसिपल की कमांड फॉलो करनी पड़ेगी। लॉ एक वही है जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई कानून बनाते हो। लॉ कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी एंड नॉट राइट्स। ठीक है, जो लॉ बनाने का पर्पज है उसके अंदर यही होना चाहिए कि उसके अंदर ड्यूटीज होनी चाहिए इंसान के लिए, वहां के लोगों के लिए, ना कि उनके अधिकार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपने एक सोसाइटी में आपके लोगों को वहां के आपको ड्यूटी सिखा दी आपने, तो उस सोसाइटी का जो प्रोग्रेस होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा इन्होंने समझाने की डगेट ने थोड़ा कोशिश किया। डगेट के बाद हमारे हैं फ्रांसवाइस जेनी। तो इन्होंने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग फ्री साइंटिफिक रिसर्च मेथड बेस्ट वे है किसी भी सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड याद रखो कि फ्री साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग जो बात करी थी वो आपके फ्रेंड कोइस कहने ने करी थी। उसके बाद हमारे जो मेन जूरिस्ट हैं, मेन सोशलिस्ट हैं सोशल स्कूल के, वो है रोस्को पाउंड। काफ़ी क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट क्लैट पीजी में, फेवरेट है इनका रोस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी आपके रोस्को पाउंड ने दी थी। आरपीएस ई के नाम से भी आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो आरपीएस। ठीक है, तो रोस्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, आरपीएससी। ठीक है,
तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं इसीलिए। हिज फोकस वाज मोर ऑन द रीड लॉ एंड सोसाइटी साइड बाय साइड एंड नोट ऑन दैट द लॉ इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज मेरली सब्सिडियरी। कह रहे हैं कि भैया इन्होंने थोड़ा-सा और रिफाइंड करके बोला। सारे जी सोशलिस्ट बोल रहे थे कि आपको अगर लॉ को समझना है तो पहले आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा, तब आप अच्छे से कानून बना पाओगे। इन्होंने बोला कि जो हमारा जो मेन फोकस है, खाली केवल लॉ को पढ़ने का नहीं, हमें लॉ के साथ-साथ सोसाइटी को भी साइड से पढ़ना चाहिए, ना कि हमें ये करना चाहिए, ना कि नॉट ऑन दैट लॉ इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड सोसाइटी इज़ मेयरली सब्सिडियरी, कि भैया लॉ तो मेन सब्जेक्ट है और उसका पार्ट है सोसाइटी। नहीं, दोनों को साथ लेके पढ़ना है, लॉ को भी और सोसाइटी को भी। तभी आप दोनों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, तभी आप एक सोसाइटी के लिए अच्छा लॉ बना पाओगे। इन्होंने ये बात बोली, काफी बड़ी बात बोली इन्होंने। उनका कहना था, उन्होंने क्या लिखा है, ही रोट स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, 3 चीजें उन्होंने लिखी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए रोस्कोपाउंड के द्वारा लिखा गया है। लॉ एंड मोरल्स की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए रोस्कोपाउंड ने लिखा हुआ है। सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ आ गया तो आपको पता होना चाहिए रोस्कोपाउंड ने लिखा हुआ है। द टास्क ऑफ लॉ आ गया तो आपको पता है रोस्कोपाउंड ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 उनके काम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। मोस्टली आपका स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ कई बार पूछा हुआ है, लॉ एंड मोरल्स भी काफी बार पूछा हुआ है, तो ये 2 तो एटलीस्ट याद कर लीजिए आप, शुरू के 2-3। उनके अकॉर्डिंग क्या है, लॉ इज नॉट ए सेट ऑफ रूल्स बट इज ए मेथड और टेक्निक फॉर हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्टिंग सोशल इंटरेस्ट। कितनी बड़ी बात कही है, देखिए कहीं मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कुछ ऐसा ही बोला। ही सेड दैट द पर्पस ऑफ लॉ इज टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। लॉ कुछ नहीं है, बस वहां के जो लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों का जो इंटरेस्ट है, उनमें जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उनको रिजोल्व कर दीजिए। सोसाइटी में फिर लोग आपस में रहेंगे, एकजुटता के रह जाएंगे, सोलिडिटी के साथ रहेंगे और वही एक अच्छा कानून माना जाएगा। और आपके रोस्कोपाउंड ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बोला, थोड़ा सा इन्होंने अपने शब्दों में बोला कि लॉ इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स। कानून केवल यही नहीं कि आपने कुछ बस चीजें लिख दी, उनको कॉपी पे लिख दिया, उनको पेज में लिख दिया, बल्कि ये क्या है, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है। इसीलिए इनका जो मेथड और टेक्निक वर्ड की वजह से इनकी थ्योरी को नाम दे दिया गया सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग में मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, स्किल्स होती है, मैकेनिकल स्किल्स होती हैं, तो इसीलिए इनका नाम इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी रख दिया। फॉर हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्टिंग सोशल इंटरेस्ट, ताकि सोशल इंटरेस्ट को जो वहाँ के लोग हैं उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनको हार्मोनाइज किया जाए, ठीक किया जाए, उसको सोल्व किया जाए, रिजोल्व किया जाए। ही गिव द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट, यानी कि हार्मोनाइजिंग द कन्फ्लिक्टिंग सोशल इंटरेस्ट। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी पड़ा है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है डीप में आपसे, ठीक है, वैसे पूछता नहीं है इतना, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी नाम क्यों पड़ा है, केवल इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से। आप देखोगे कि बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट आप कर देते हो सोसाइटी में, बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन दी सोसाइटी, या फिर आप मेथड्स और टेक्निक के जरिए हार्मोनाइज कर देते हो सोसाइटी, जो सोसाइटी में लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप फिर उसको वो रिजोल्व कर देते हो उसके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को, और वही एक सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है। उनका एम क्या है, द एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टू बिल्ड एज एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एज पॉसिबल। इसीलिए आप देख रहे हो इन्होंने स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया, तो इसीलिए बिल्ड वर्ड यूज किया। ये सब कैसे टर्मिनोलॉजी, ये सब इंजीनियरिंग वाली टर्मिनोलॉजी है। इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसे पता होगा कि ये सब आपकी साइंस वाली टर्मिनोलॉजी है, साइंस वाले मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, इन चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया। इसीलिए इनकी जो थ्योरी थी उसके अंदर इंजीनियरिंग वर्ड भी यूज कर दिया गया। तो ये एक ब्यूटी है जूरिस्प्रूडेंस की, कि अगर आप इसको जितना डीप में पढ़ोगे धीरे धीरे आप समझते जाओगे कि ये चीज़ क्यों लिखी गई, उसके पीछे एक कारण होगा, और वही कारण आपको उसको लॉन्ग टर्म में याद करने के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बताया, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट होता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी अगर इंटरेस्ट की बात करें, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है वहां पे, पब्लिक इंटरेस्ट होता है या सोशल इंटरेस्ट होता है। प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट केवल आपके ये नहीं होते, जैसे पहले जूरिस्ट ने बोला कि एक इंडिविजुअल लोग होते हैं, एक आपके सोसाइटी वाले लोग होते हैं, उन दोनों का अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट सोल्व कर दिया तो आपने काफी बात सोल्व कर दी। इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि भैया एक प्राइवेट भी होता है, एक पब्लिक भी होता है और एक सोशल होता है। ठीक है, सोशल एक अलग कंसेप्ट इन्होंने दिया, पब्लिक प्राइवेट सबको पता था, लेकिन उन्होंने एक सोशल कंसेप्ट दिया कि 3 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं आपके। ठीक है, ही सजेस्टेड जूरल पोस्टुलेट्स, इन्होंने जूरल पोस्टुलेट्स को सजेस्ट किया था। एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जूरल पोस्टुलेट्स, तो आपको पता होना चाहिए ए सॉर्ट ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स व्हिच लॉ शुड परस्यू इन सोसाइटी। कहने का मतलब ये है, जूरल पोस्टुलेट्स का मतलब है कि इनके कुछ आइडल्स हैं, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए, 5 ऐसे जूरल पोस्टुलेट्स दिए, 5 ऐसे पॉइंट्स दिए इन्होंने कि कोई भी अगर हम सभ्य समाज की बात करें, सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, तो ये चीजें तो होनी ही चाहिए। आइडल स्टैंडर्ड यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये मापदंड तो उस सोसाइटी में होने ही चाहिए।
क्या वो 5 जनरल पोस्टुलेट्स थे, वो हम पढ़ेंगे। इन सिविलाइज सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट, भाई एक सिविलाइज सोसाइटी है, सभ्य सोसाइटी है, तो उसके अंदर एक आम इंसान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि भैया वहां पे बिना बात का किसी पे कोई एग्रेशन ना किया जाए, ठीक है, कोई किसी को अननेसेसरी कंट्रोल ना करे, कोई बेनिफिशियल पर्पज के लिए अगर कंट्रोल हो रहा है तो वो ठीक है, अननेसेसरी किसी को कोई कंट्रोल ना करे, ठीक है। अगर आप किसी से डील करते हो, ट्रेड करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वहां पे कोई ये ना हो कि भाई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, आप एक दूसरे को लूट रहे हो, लूटबाजी कर रहे हो, गुड फेथ में प्रोमिस के बेस पे सारे काम हो, वही एक सिविलाइज सोसाइटी में एक मैन अच्छी चीज एज्यूम कर सकता है। और बोला कि कोई ऐसा रिस्क ऑफ इंजरी या फिर दूसरे को आप हानि पहुंचाने का कोई भी ऐसा खतरा ना हो जहाँ पे, या फिर वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो उन लोगों के द्वारा जो एक दूसरे को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा भी आपका एक सोसाइटी में लॉ बनाने में काफी बड़ा योगदान होता है। उन्होंने ये 5 जनरल पोस्टुलेट्स बोले, थोड़ा सा डीप में बता दिया, बाकी एग्जामिनर इतना अंदर से नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए उन्होंने जनरल पोस्टुलेट्स दिए थे और वो 5 जनरल पोस्टुलेट्स थे। बहुत कम चांसेस है कि एग्जामिनर इतना डीप में पूछेगा आपसे। ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड दीज पोस्टुलेट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि अकॉर्डिंग टू आपके रॉस्क्यू पाउंड जो उन्होंने जुरल पोस्टुलेट्स दिए थे वो एब्सोल्यूट थे या फिर वो एब्सोल्यूट नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए वो एब्सोल्यूट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आने वाले समय में ये आपके जो 5 मापदंड मैं बता रहा हूँ ये चेंज भी हो सकते हैं। जैसे धीरे धीरे अपन मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती है इनके 5 जनरल पोस्टुलेट से, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, इसीलिए इन्होंने बोला दीज आर नॉट एब्सोल्यूट पोस्टुलेट्स, ठीक है, एंड विल चेंज इन कमिंग फ्यूचर एज द टाइम डिमांड, समय की मांग के अनुसार इनको आप चेंज कर सकते हो। ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ना कि एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। तो आपका देखोगे रियलिस्ट स्कूल इसी से निकल के आया, सोशियोलॉजिकल स्कूल का एडवांस वर्जन एक निकल के आया है रियलिस्ट स्कूल, इसको आप अलग से नहीं पढ़ते, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल की ही एक ब्रांच है रियलिस्ट स्कूल के रिगार्डिंग 20th सेंचुरी के जितने ये जूरिस्ट हैं इनको हम पढ़ते हैं, इन्हें हम रियलिस्ट कहते हैं, रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो रियलिस्ट इन्होंने क्या किया, जो लॉ का इनका जो था पर्पज, इन्होंने ये देखा कि लॉ केवल कुछ नहीं है, लॉ केवल यही है जो जजेस के द्वारा जो चीजें आ रही हैं, उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो उनके द्वारा जो जजमेंट्स आ रही है, जो कानून तो कौन बना रहा है, कानून आपका लेजिस्लेटिव बना रहा है, आपका स्टेट बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, लेकिन जो मेन काम है जो उसके बाद जब कानून आता है जजेस के बाद, फिर कानून जज उनको उसको कानून को इंटरप्रेट करता है। जैसे आपको पता है कि जुडिशरी का काम यही है कि कानून को डिकोड करना, ठीक है, कोडिफिकेशन को डिकोड करना, ये जुडिशरी का मेन काम है। तो कह रहे हैं कि भैया हमारे अकॉर्डिंग क्या है, लॉ एज एमिनेटिंग फ्रॉम दी जजेस, लॉ कुछ नहीं है, केवल जजेस के द्वारा कोई भी चीजें प्रदान करी जा रही हैं, वही आपका एक लॉ है। ओलिवर वेंडल होम्स ने क्या बोला, ये आपके स्पिरिचुअल फादर हैं आपके रिले स्कूल के। जैसे हमने पढ़ा फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल आपके कौन है, रॉस्क्यू पाउंड, ठीक है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। फादर ऑफ साइंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो अगस्टे कॉमेटे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिले स्कूल में अगर माने हम स्पिरिचुअल फादर ऑफ रिले स्कूल के, तो आपके ओलिवर वेंडल होम्स हैं। तो ये आपको याद करने हैं, कीवर्ड्स हैं आपके। सेलमेंट मैंने आपको शुरुआत में जब हम कर रहे थे जूरिस्प्रूडेंस मैंने उस दिन ही बोला था, सेलमेंट चाचा आपको हर जगह दिखेंगे, क्योंकि सेलमेंट चाचा की बातें काम की होती हैं और ये हर स्कूल में आपको अपनी एक टिप्पणी करते जरूर मिलेंगे। सेलमेंट चाचा जी ने यहाँ पे भी टिप्पणी करी, ऑल्दो लॉ इज मेड बाय द स्टेट बट एज रियलिस्ट ही फेल्ट दैट इट इज नॉट द पार्लियामेंट बट द कोर्ट विच एक्सपाउंडेड डिकोड लॉ। कह रहे हैं कि भैया भले ही कानून बनाया जाता है स्टेट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन जो कोर्ट होता है वही फाइनली उसको एक्सपाउंड करता है, डिकोड करता है, और वही एक सही मायने में सही कानून माना जाता है। आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बोल दिया कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, तो बाद में फिर पार्लियामेंट उसको फिर अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, अब वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही। तो इसीलिए रियलिस्ट का ये मानना है कि जो लॉ है वो एक्चुअली में इमेनेट हो रहा है जजेस के पास से, वही एक रियल लॉ है एक सोसाइटी के लिए, ठीक है। जस्टिस होम्स की बात करें, जस्टिस होम्स आपके इन्होंने भी कुछ टिप्पणी दी। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज एक्सपीरियंस। भाई लॉ बनाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपने ये नहीं कि आपने इस वजह से कारण बना दिया, उसके जो एक्सपीरियंसेस है यानी जनरेशन टू जनरेशन जो अनुभव है लोगों का, वही एक प्रकार का एक लॉ है। हेंस लॉयर्स जजेस, यानी लॉयर और जजेस, उनका कहना है कि जो वकील है और जो जजेस हैं उनको क्या कंसीडर करना चाहिए, मस्ट टेक इनटू कंसीडर द नीड ऑफ टाइम, पब्लिक पॉलिसी एट एक्स्ट्रा। सेम आप देखोगे, सेम बात आपके रॉस्को पाउंड ने बोला। ही आल्सो प्रोपाउंडेड दैट द पोस्टुलेट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, समय की मांग के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हो, एंड विल चेंज इन कमिंग फ्यूचर एज द टाइम डिमांड्स। यही आपके जस्टिस हमने बोला कि भैया लाइफ ऑफ लॉ कोई भी लॉजिक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, समय के साथ साथ बदलता रहता है। इसीलिए जो वकील हैं और जो जजेस हैं उनको क्या कंसीडर करना चाहिए, जो समय की मांग है, पब्लिक पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग कानून को देखना चाहिए। कितनी अच्छी प्यारी बात है, इंटरलेट करके इन्होंने जो पुराने इनके सीनियर थे उनको इंटरलेट किया, थोड़ा सा और अपना एक्सपीरियंस वर्ड इन्होंने ऐड किया। तो यही एक ब्यूटी है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की,
कि कोई नया जूरिस्ट आता है, पुराने वाले जूरिस्ट को मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि उनको पढ़ता है, उनको पढ़ने के बाद फिर अपनी टिप्पणी देता है, अपनी एक स्टेटमेंट देता है, और वही एक आपको एक अलग नया-नया धीरे आप देखोगे तो मोर रियल आपका जूरिस्प्रूडेंस बन जाता है, ठीक है? जस्टिस काटो जो लास्ट हमारे जूरिस्ट हैं, उसके बाद हमारा स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस खत्म। जस्टिस काटो की बात करें तो इन्होंने बोला ही स्टेटेड दैट जजेस शुड अप्लाई लॉ ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली इनको अप्लाई करना चाहिए जजेस को, कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग ट्रेडिशंस, कस्टम्स, मॉरल्स एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। इनका कहना था कि इनका भी देखो वही ना कहीं कहना आ गया, जिन्होंने रिले स्कूल ने देखो क्या किया, रिले स्कूल ने क्या किया, जितने भी प्रीवियस स्कूल थे सारे आपके, एनालिटिकल मान लो, पॉजिटिव मान लो, नेचुरल मान लो, ठीक है, आपका हिस्टोरिकल मान लो, उन सबको थोड़ा सा स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने जो बातें बोली वो यही बोली कि समय के मांग के अकॉर्डिंग आपको देखना है जजेस को, लॉयर्स को, कि क्या सोसाइटी की डिमांड है, नीड ऑफ टाइम है, पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको। इन्होंने जस्टिस कार्डोजो ने यही वर्ड्स बोले, ही स्टेटेड दैट जजेस शुड अप्लाई लॉ ऑब्जेक्टिवली, उनको ऑब्जेक्टिवली लॉ को अप्लाई करना चाहिए, कानून को क्या देखते हुए अप्लाई करना चाहिए कि उससे पहले जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, मॉरल्स हैं और जो सोसाइटी की नीड है, उनको देख के ही, उनको जो आज के टाइम में जो कानून बने हैं उनको देख के फिर उनको इंटरप्रेट करना चाहिए, डिकोड करना चाहिए या एक्सपाउंड करना चाहिए। यही आपका पूरा कंसेप्ट है। अभी तक देखो, आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, हमने केवल 2 ही क्वेश्चन करे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन में हमने क्या-क्या कवर किया। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ, उसके अंदर हमने सोर्सेज ऑफ लॉ के 2 एक वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। लगभग 55 मिनट का वीडियो है, सोर्सेज ऑफ लॉ का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सारा हमने कवर किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आया था एग्जाम में कि भैया कि कौन सा ऐसा जूरिस्ट है जिसे आप डार्विन बिफोर डार्विन कहते हैं, सोशलिस्ट बिफोर सोशलिस्ट कहते हैं। सबको पता है सेवेंगी को कहते हैं, सेवेंगी आपके हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता तो आपको फटाफट केवल यही बता देता कि सेवेंगी बिलोंग करते हैं, बस ये आंसर हो गया आपका। लेकिन मैंने क्या किया, आपको डिटेल में स्टडी करवाया, मैंने आपको स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पूरा पढ़वा दिया, ठीक है, कि भैया क्वेश्चन आपका इस बार एनालिटिकल स्कूल से भी आ सकता है, इस बार क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल से भी आ सकता है, कि जरूरी नहीं आपका क्वेश्चन इस बार हिस्टोरिकल स्कूल से ही आएगा। तो इस तरीके से देखो हमने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए, और यही 2 टॉपिक आपके जूरिस्प्रूडेंस के 50 से 60% सिलेबस होता है जूरिस्प्रूडेंस का, कि सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ लिया आपने, अगर आपने स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिए तो आपको पता ही है कि ये 60% सिलेबस होता है जूरिस्प्रूडेंस का। अब हमारे गिने चुने टॉपिक रह गए। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे ड्यूटीज और राइट्स के रिगार्डिंग। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि राइट्स और ड्यूटीज का क्या कंसेप्ट होता है, उसी के बाद ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आप ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख रहे होगे कि पहले एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उसके बाद एक रीजन दिया गया है, एग्जामिनर ने पूछा है कि वो स्टेटमेंट आपस में सही है, दोनों गलत है, अप्रोप्रिएट रीजन है नहीं। पूरा का पूरा पैटर्न यूजीसी नेट वाला है। यूजीसी नेट में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की वेटेज होती है, ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पूछता है एग्जामिनर। तो आपको यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि भैया अब आपको राइट्स एंड ड्यूटीज वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, समझो आप इस चीज़ को। तो इसीलिए आप केवल ऑप्शन देख के उसको रट के आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, DU BHU BBU में, तो आपको यू नीड टू स्टडी इन डीप, ठीक है। तो हम कल या अपने आने वाले वीडियो में अपन राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमारा पोजेशन एंड ओनरशिप है, और एक हमारा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बच जाएगा। गिने चुने छोटे छोटे 3-4 टॉपिक है। उसके बाद हमारा जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में कोई आपको क्वेश्चन मिलता है CUT PG LLM में, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 80 to 95% क्वेश्चन आपके इन्हीं वीडियोस से कवर हो जाएंगे जूरिस्प्रूडेंस के। जूरिस्प्रूडेंस के आने के 4 से 5 क्वेश्चन पूरी उम्मीद है, प्रीवियस ईयर को एनालिस करें हम, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस के। कम भी आ सकते हैं, लेकिन आप इतने तो मानो कि इतने तो आएंगे, और आने को ज़्यादा भी आ सकते हैं, 8 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस कुछ नहीं पता कब एग्जामिनर इससे पलट जाए। क्योंकि यूजीसी नेट में आपको पता है पूरी एक यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस की, आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या पर्सनल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।